गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही बेटा सबको? चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, फटाफट रिप्लाई करो। आवाज आ रही कि नहीं मेरी? मोहित? यस सर। ओके चलो, अब देखो बेटा, डाइजेशन के बस दो तीन लास्ट की कंसेप्ट बाकी है, वो डिस्कस कर लेते। कल थोड़ा टेक्निकल एरर था इसमें, इसलिए हमने कल थोड़े क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए थे। आज जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं, फिर कल के दिन अपन डाइजेशन की और एक शीट सॉल्व करेंगे बेटा। कल ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन अपन ने डाइजेशन के सॉल्व किए थे। आज बचा हुआ टॉपिक कंटिन्यू करके कल भी और कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद परसों आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे टेस्ट रहेगी, ठीक है ना बेटा? सो लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो थी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। ओके, अब दो कंसेप्ट मैं बता दूं पहले आपको। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूं बेटा, इस पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दैट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या है बेटा ये? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। सो नाउ व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू? इसका सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, समझ लो। ये वैल्यू जो है वो लर्न करनी है आपको, फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल टाइप्स के जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। 1 ग्राम ऑफ फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं बेटा, तो 1 ग्राम फूड कंज्यूम करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको अपन कहते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। सो अब ये तो डिपेंड करता है बेटा वो न्यूट्रिएंट कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स और उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यहां पे है उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ये किस में रहेगी बेटा? ये किलो कैलोरी में होती है, जो 1 ग्राम फूड के लिए फिक्स वैल्यू होती है बेटा, किलो कैलोरी पर ग्राम। अब मान लो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो 3 है बेटा, मेजर न्यूट्रिएंट जिसको हमने कहा था लेक्चर के मतलब चैप्टर के स्टार्ट में बता था बेटा, न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अपन 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है? मेजर और माइनर। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स है 3। सबसे पहले बॉडी अगर किसी को एनर्जी के लिए प्रेफरेंस देती तो वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड क्या है? दैट इज प्रोटीन्स। और थर्ड जो होता है बेटा दैट इज द फैट्स, मतलब ऑयल्स, ठीक है? ये होगा। अब इसमें
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं, if we consume 1 gram of carbohydrates, then there is a release of 4 kilocalorie energy. देखो बेटा, 4 किलो कैलोरी पर वॉट पर ग्राम, मतलब अगर हम 1 ग्राम फूड कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं तो अपने बॉडी को 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी बेटा। प्रोटीन के लिए भी वो वैल्यू वही है, दैट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम फूड जिसमें प्रोटीन है तो उतनी ही एनर्जी मिलेगी बेटा, 4 किलो कैलोरी। और अगर हम फैट्स कंज्यूम करते बेटा, है ना, फैट्स, तो उस केस में वहां पे एनर्जी रिलीज होगी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब देखो बेटा कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी वहां पे रिलीज होगी बेटा, 449, बराबर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो फटाफट, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, दिव्या बीच में एब्सेंट ठीक है बेटा कि कंटिन्यू है? निशिका, श्रद्धा, सिद्धि, मोहित, वैष्णवी, विजय, विपुल, श्रुति, अनुराग, अशरान, चलो ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है बेटा, 449, ये तो फिक्स हो गई वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। सपोज वन पर्सन ईटिंग एंड डाइट, जो एक डाइट पे फीड कर रहा है बेटा, उसके डाइट में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है वो मैं बताता हूं। इज फीडिंग ऑन 2 ग्राम ऑफ स्टार्च, उसमें 2 ग्राम स्टार्च है, 2 ग्राम फैट्स है, ठीक है, एंड 2 ग्राम उसमें अल्ब्यूमिन है। अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, अल्ब्यूमिन है, और 3 ग्राम वहां पे सेल्यूलोज है, ठीक है बेटा। तो सेल्यूलोज क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, अल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है, फैट्स तो फैट्स लिपिड्स है, स्टार्च भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हमें पूछा जाता है कि ये डाइट वो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, तो इस डाइट में अगर वो ह्यूमन बीइंग, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, हाउ मच एनर्जी विल गेट रिलीज। तो उसमें टोटल अगर हम देखें तो वहां पे से कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा। तो पहला देखो 2 ग्राम स्टार्च है, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्यों बेटा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट था कि नहीं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू तो फिक्स है ना, तो 4 बराबर है। सो 2 into 4 ये हो गया बेटा 8, ये कार्बोहाइड्रेट का। आगे बेटा फैट्स, फैट्स 1 ग्राम फैट के लिए कितनी बेटा, 9, तो टोटल उसमें कितने, 2 into 9 बराबर है 18। आगे देखो बेटा अल्ब्यूमिन कितना है, 2 ग्राम है, बराबर है 2 ग्राम अल्ब्यूमिन की नहीं, तो वो 2 ग्राम अल्ब्यूमिन, उसमें प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन क्या है बेटा, प्रोटीन, तो प्रोटीन की भी वैल्यू क्या है 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया बेटा 8। और लास्ट में दिया बेटा सेल्यूलोज, लेकिन अपन सेल्यूलोज को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, सेल्यूलोज जो है ये उसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट होगा बेटा जिसमें अपेंडिक फंक्शनल हो गया, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जिसमें फंक्शनल है वहीं पे। बात समझ में आ रही बेटा? अब ह्यूमन बीइंग के अंदर तो अपेंडिक्स जो है वो नॉन फंक्शनल है, क्लियर कि नहीं? अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल होने के कारण सेल्यूलोज का डाइजेशन अपने बॉडी के अंदर नहीं होगा, बराबर है। देन तो इसमें पूरी टोटल करो बेटा इसकी, देखो 8 8 8 24 प्लस 1 2 प्लस 1 3 34, तो ये हो गया बेटा 34 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी वहां पे रिलीज होगी। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये वैल्यू जो है ये नोट कर लो बेटा सब लोग। कल जो शीट अपन ने सॉल्व की उससे मुझे समझ में आया कि आप लोग ये पॉइंट्स नोटबुक में लिखते नहीं हो, नोटबुक कंप्लीट रखो सब लोग। 2 मिनट में रुकता हूँ, ये नोट कर लो ये चार्ट, आगे और इम्पोर्टेंट रेफरेंस आएगा उसका।
अब इसमें विपुल का क्वेश्चन ये है भाई कि जो अपेंडिक्स है, क्या है क्वेश्चन, सेल्यूलोज कौन से ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट होगा? जो रूमिनेंट एनिमल्स है बेटा विपुल, जितने भी कैटल से, काउ है, बफेलो, जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स है, उन सभी एनिमल्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा। बराबर है विपुल? क्लियर? सर इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या सर? इसमें नहीं नहीं, रूमिनेंट एनिमल है, प्लांट मटेरियल पे जो फीड करे, जितने भी हर्बिवोरस है ना बेटा, जितने भी हर्बिवोरस एनिमल है, सब में सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा। ठीक है? यस सर। आगे चलो बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं अभी। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तो शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, हाँ, वोमिटिंग, जॉन्डिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। ओके, अब इसमें कंसेप्ट में अभी आपको बताता हूँ बेटा, हालांकि अभी इस चैप्टर में हमें अपने एनसीईआरटी बुक में वो कंसेप्ट नहीं दी है, तो एनसीईआरटी में नहीं दी तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? ये टॉपिक आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर से वहां पे अगर मैं डाइजेशन, तो यहीं पे पढ़ा है अपन ने, कहाँ पे कौन सा डाइजेशन होगा, तो ये पूरा रेगुलेशन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं फिर से पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे। So we are discussing about the hormones of GIT. GIT का मतलब होता है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो उस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ठीक है ना? सो अभी मुझे आप लोग बताओ बेटा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन की प्रोसेस। सो डाइजेशन स्टमक में होगा, और सबसे ज्यादा डाइजेशन तो होगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है? तो डाइजेशन स्टमक में होने के लिए कौन सा पीएच लगेगा, एसिडिक या बेसिक? बोलो। बेसिक। स्टमक में एनीवन? स्टमक में कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा? भूल गए सब लोग, बस टाइम पास करते हो आप लोग। एसिडिक। अरे भैया, वो स्टमक में HCl होता है ना, HCl है तो फिर एसिडिक कंडीशन लगेगी ना। और फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उस, चलो स्लाइड पे लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो भी स्लाइड में जो भी वर्ड मैं लिखता हूँ, हर एक वर्ड आपकी नोटबुक में होना चाहिए। देखो बेटा, अब ये आ गया डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो हेडिंग रीड करो, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पीएच क्या है? अल्कलाइन पीएच। और उसके नीचे मैंने ये भी लिख के दिया है कि बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिला के वहां पे, ये देखो, अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेंगे। बराबर कि नहीं? इसके पहले अपन ने स्टमक देखा था। सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन और स्टमक में एसिडिक कंडीशन कैसे क्रिएट होगी? तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स है। तो 4 मेजर हार्मोन्स उसमें है बेटा। उसमें से सबसे पहला हार्मोन है, क्या नाम दिया बेटा? गैस्ट्रीन। ओके, नाउ व्हाट इज द गैस्ट्रीन? इस गैस्ट्रीन का रोल क्या है? दिस गैस्ट्रीन will then stimulate. ये गैस्ट्रीन किसको स्टिमुलेट करेगा? गैस्ट्रीन स्टिमुलेट करेगा बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड को। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे है? चलो याद है किसी को? गैस्ट्रिक ग्लैंड में लेके, ये देखो बेटा, अभी आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, ऐसा मैंने ऑलरेडी पढ़ा था आपको। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चिप सेल, ऑक्सिनटिक और पैराइटल सेल। उसमें से म्यूकस नेक सेल क्या सीक्रेट करती है बेटा? म्यूकस सीक्रेट करती है। और फिर म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द HCl, है ना? ये देखो यहाँ पे डायग्राम में रेड कलर में वो म्यूकस है। दूसरा, पेप्टिक और चिप सेल क्या सीक्रेट करेगी बेटा? पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम सीक्रेट करेगी। फिर ये पेप्सिनोजेन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा स्टमक के अंदर। तो ये पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिवेट होने के लिए कौन सा पीएच लगेगा बेटा? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कौन सीक्रेट करेगा? HCl। और HCl को कौन सीक्रेट करेगा बेटा? ऑक्सिनटिक और पैराइटल सेल।
अब सवाल ये है, ये ऑक्सिनटिक सेल या पैराइटल सेल एचसीएल कब सीक्रेट करती है? तो उसको सिग्नल देता है बेटा ये अभी जो हार्मोन अपन डिस्कस कर रहे वो। देखो, so gastric gland, gastrin hormone stimulate the gastric gland and then this gastric gland will secrete. तो gastric gland क्या secrete करेगी बेटा? एसिड, that is HCl, और उसके बाद स्टमक में डाइजेशन करने वाला एंजाइम that is पेप्सिनोजेन। जब पेप्सिनोजेन सीक्रेट होगा तब वो इनएक्टिव रहेगा, बाद में जाके वो एक्टिव वहां पे होगा, ठीक है ना? HCl प्लस पेप्सिनोजेन। आगे, अब पेप्सिनोजेन है मतलब ये क्या है बेटा? इनएक्टिव है, फिर HCl उसको एक्टिवेट करे, ठीक है? अब जब तक अपन फूड ईट कर रहे बेटा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, है ना? एक बार फूडिंग करना अपन ने स्टॉप कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर HCl की जरूरत नहीं है ना? तो फीडिंग करना अपन ने स्टॉप कर दिया मतलब बेटा जो स्टमक में फूड आ रहा था वो अभी स्टॉप हो गया, है ना? तो इसके बाद एक हार्मोन है GIP। तो GIP का मतलब क्या है? दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है बेटा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। तो इसको मैंने पेप्टाइड कहा क्योंकि ये प्रोटीन से बना है बेटा, ठीक है? दूसरा, इसमें एक वर्ड है बेटा इनहिबिटरी। क्या करने वाला बेटा? वो इनहिबिट करने वाला है, मतलब स्टॉप करने वाला है। किसको स्टॉप करने वाला बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना? सो ये जो GIP है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ये इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा बेटा? वो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट कर दिया मतलब वो अभी उसको सिग्नल दे रहा है बेटा कि तुम्हारे सिक्रीशंस की अभी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा? स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। अब उसके बाद HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है ना? HCl पेप्सिनोजन सीक्रेट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? वहां पे अब एसिडिटी नहीं होगी। अगर ये GIP हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो HCl का प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। HCl का प्रोडक्शन अगर कंटिन्यू हो गया बेटा तो फिर आगे क्या होगा? HCl पेप्सिनोजन अगर कंटिन्यू हो गया तो एसिडिटी होगी ना? तो ये गैस्ट्रिन और GIP का रोल, दोनों के रोल क्लियर हो गए? या किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो बेटा? नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। और चलो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टमक के ये तो हो गया बेटा दोनों स्टमक के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी दो हार्मोन्स है, वो भी बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी कंडीशन चाहिए? एसिडिक या अल्कलाइन? अल्कलाइन। सो वहां पे एक हार्मोन है दैट इज द सिक्रेटिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन करने के लिए दो जूसेस लगते हैं, ऐसा मैंने बताया था बेटा। कौन से जूसेस है कोई बता सकता है? एनीवन? सर बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस, बराबर कि नहीं? ये देखो बेटा, बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दे क्रिएट द अल्कलाइन कंडीशन, है ना? कितनी बार बताया मैंने, ये अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेगा। तो ये कैसे आता है उसके लिए एक डायग्राम, ये देखो बेटा एक डायग्राम मैंने बताया था। तो लीवर है, लीवर से बाइल जूस आएगा, फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां से ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रेटिक डक्ट दोनों ज्वाइन हो गए तो क्या बन गया बेटा? हेपेटो पैंक्रेटिक डक्ट, और फिर उसके थ्रू वो ड्यूडेनम में आ जाएगा, है ना? तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई के थ्रू वो ओपन हो जाएगा, फिर वो ड्यूडेनम में आ जाएगा। मतलब अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट होगी। सो सिक्रीटीन, तो ये सिक्रीटीन जो है ये क्या करेगा बेटा? सिक्रीटीन विल देन स्टिमुलेट
किसको स्टिमुलेट करेगा? इट विल स्टिमुलेट द लीवर एज वेल एज पैंक्रियास, दोनों के जूस लगेंगे ना बेटा। फिर अगर वो लीवर को स्टिमुलेट करता है तो फिर लीवर क्या सीक्रेट करेगा बेटा? लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस। लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट करने के बाद लीवर एक स्पेसिफिक ऑर्गन में स्टोर्ड होता है बेटा, उस ऑर्गन का नाम कौन बताएगा? बाइल जूस गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, है ना। उसके बाद फिर पैंक्रियास को अगर सिग्नल मिल गया बेटा तो ये पैंक्रियास क्या करेंगे? पैंक्रियास विल सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस, है ना। तो ये पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस, ये दोनों मिला के क्या करेंगे बेटा? इट मेक्स दैट अल्कलाइन कंडीशन, वो अब अल्कलाइन कंडीशन वहां पे क्रिएट करेंगे, ठीक। तो ये अल्कलाइन कंडीशन बन गई बेटा। और इसी के साथ अब लास्ट हार्मोन है, दैट इज द GIP, देखो बेटा, सॉरी दैट इज CCK। तो CCK का मतलब क्या है? कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है बेटा, कोलियोसिस्टोकाइनिन CCK। तो ये कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? इसका रोल क्या है बेटा? दिस CCK विल देन, CCK क्या करेगा बेटा? इट विल देन स्टिमुलेट। तो फिर ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आ जाता है बेटा, CCK सीक्रेट होगा, वो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर गॉल ब्लैडर क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? गॉल ब्लैडर विल रिलीज द बाइल जूस, है ना। और इसी के साथ ये सिग्नल देगा पैंक्रियास को। तो पैंक्रियास क्या रिलीज करेंगे बेटा? पैंक्रियास तो ऑलरेडी जूस तो रिलीज कर चुके, अब पैंक्रियास रिलीज करेंगे कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है ना बेटा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वहां पे डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। सो ये हो गए चारों हार्मोन्स जो डाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, चारों का रोल सबको समझ में आ गया? यस और नो, बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। टोटल 16 पार्टिसिपेंट्स है, बस उसमें से 1-2 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं। यस सर। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अभी ये हो गया डाइजेशन। इसमें और एक थोड़ा एडिशनल पार्ट मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग द विटामिन्स। सो विटामिन्स, जो फूड हम ईट करते बेटा, उस फूड में विटामिन जो है वो एज इट इज रहेंगे। विटामिन रिमेन्स अनडाइजेस्टेड किसी तरह का, क्योंकि विटामिन ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होते बेटा, है ना, इनका डाइजेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। कल के शीट में कुछ 2-4 क्वेश्चंस आए थे विटामिन के रिगार्डिंग थे। हालांकि अब विटामिन का पॉइंट देख लेना बेटा, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो विटामिन हमें एक्चुअल में दिए ही नहीं है। हाँ, फिर अभी सोचेंगे आपको क्वेश्चन कैसे आता है। आपको केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल में वो विटामिन दिए है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। तो ये जो विटामिन है, विटामिन को हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। सम ऑफ द विटामिन्स आर वाटर soluble while some vitamins are fat soluble। मतलब कुछ विटामिन फैट में डिसॉल्व होते हैं बेटा, कुछ वाटर में डिसॉल्व। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है? विटामिन के, ई, डी, ए, ये 4 विटामिन है बेटा, और वाटर सोल्यूबल में 2 होते हैं। अब फैट सोल्यूबल विटामिन को सिंपली अगर ध्यान में रखना है बेटा, तो कीड़ा वर्ड ध्यान में रखो। कीड़ा, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए,
ये चारों क्या है बेटा, चारों के चारों फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल में है दो ही विटामिन, विटामिन बी और सी। हाँ, फिर फर्दर विटामिन बी के बहुत टाइप है बेटा, बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसको, B1, B2, B6, B5, B12 तक ऐसे अलग अलग टाइप है उसके। सभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। वैसे यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बुक में नहीं दी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। अब विटामिन ये तो हो गए वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। अब इसमें से ये जो विटामिन है इनका बॉडी में क्या रोल है वो मैं आपको बता दूं। चलो किसी का कोई डाउट है शायद। विपुल पाटिल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा कि पैंक्रियास के जूस का और एंजाइम्स को स्टॉप करने का सिग्नल कौन दे। तो पैंक्रियाटिक जूस को और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को स्टॉप करने के लिए वहां पे देखो एंजाइम जो है, एंजाइम्स का सिक्रीशन जो है वो अल्टीमेटली लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वहां पे उसको, हाँ जूस जो है, जूस का इनिबिटरी वहां पे सिक्रीशन होता है, उसको मैं बता दूं। वहां पे जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है, इंटेस्टिनल जूस जिसको अपन बोलते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड में एक एंट्रोगैस्ट्रोन नाम का हार्मोन है, वो उसका सिक्रीशन वहां पे स्टॉप करेगा, है ना, एंट्रोगैस्ट्रोन। लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है विपुल, क्लियर? यस सर। आगे सो विटामिन के और विटामिन डी, ये चारों का मैं कुछ बेसिक रूल आपको, जैसे कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का रोल क्या है। अगर ये विटामिन ए, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी बेटा, डिफिशियंसी कॉजेस, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब नाइट टाइम में वो जो इंडिविजुअल है वो क्लियर नहीं देख सकता, ब्लर इमेज वहां पे, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डिफिशियंसी। और फिर और एक डिसऑर्डर है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, हाँ उसमें भी जो विजन है वही अफेक्ट होती है, दैट इज ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो ये दो डिसऑर्डर से विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। देन विटामिन डी, कोई विटामिन डी का सोर्स पता है आपको? विटामिन डी कहाँ से लेते बेटा अपन? सनलाइट। सनलाइट, वेरी गुड। और ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी अगर हमारी बॉडी को नहीं मिला तो क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? रिकेट्स का प्रॉब्लम। यस, रिकेट्स, वेरी गुड। तो इसकी जो डिफिशियंसी होती है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेस, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा बेटा, दैट इज द रिकेट्स। नाउ व्हाट इज द रिकेट्स? रिकेट्स इज द वीकनिंग ऑफ बोन्स। वो बोन्स क्या हो जाएंगे बेटा, वीक हो जाएंगे, वीकनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन डी और ए हो गया। अब थर्ड विटामिन के। तो विटामिन के जो है, इसका ह्यूमन बॉडी में अगर हम रोल देखें बेटा, सो दिस विटामिन के जनरली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टर टिश्यू इंजरी जनरली क्लॉटिंग होता है। क्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू दैट सेमी सॉलिड फॉर्म, दैट इज द क्लॉटिंग। तो ये विटामिन के ये क्लॉटिंग प्रोसेस जनरली करता है। देन आगे, तो उसकी डिफिशियंसी होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, है ना, विटामिन के की डिफिशियंसी। और फिर रहा सवाल अभी विटामिन ए डी ई वाला ना, दैट इज विटामिन ई। तो ये विटामिन ए ई जो है, इट इज कॉल्ड एज अ एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन। देखो बेटा क्या कहा मैंने उसको,
एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन, एंटी अगेंस्ट द स्टेरिलिटी, मतलब ये जो बेटा ये ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। गैमेटोजेनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। In case of male, gametes are called as sperm, that is spermatogenesis. In case of female, gametes are called as ova, that is oogenesis. So विटामिन ए जो है इसकी अगर डिफिशियंसी होगी बेटा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज द स्टेरिलिटी, तो वहां पे चांसेस है कि मेल और फीमेल स्टेराइल हो सकते हैं। स्टेराइल मतलब बेटा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रहेगी, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये किसके रोल हो गया बेटा, ये फैट सोल्यूबल विटामिन के, है ना। अब विटामिन बी और सी जो है, विटामिन सी इसका नेचुरल सोर्स जो देखिए बेटा अपन, साइट्रस होता है, आंवला, है ना, ये विटामिन सी का मेन सोर्स है, लेमन। तो ये क्या करता है, हाँ, इसकी अगर डिफिशियंसी होती है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेस, क्या हो रहा है बेटा, स्कर्वी। Scurvy. स्कर्वी, स्कर्वी मतलब क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग गम्स, है ना। ये जो गम्स होते हैं ना अपने टीथ, जहाँ पे जॉ बोन में सॉकेट, जो जॉ बोन है बेटा उसमें जो इंसर्ट है, वो जो वहां पे जो गम्स है ना, ब्लीडिंग होती है वहां से। या फिर दूसरा सिम्टम यह है कि जो बोन जॉइंट्स उसमें पे, ये सिम्टम लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, बस कौन से विटामिन से कौन सा डिसीज है वो बस आपको, तो ये विटामिन। और उसमें विटामिन के जो विटामिन बी है, उसमें से विटामिन बी 12 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे विटामिन बी 12 क्यों बता रहा हूँ आपको, हमने नोटबुक में आपने लिखा होगा तो देखो बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पॉइंट निकालो आप लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें मैंने 3 टाइप की सेल्स लिख के दी, देखो, म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल, ऑक्सिनटिक और पैराइटल सेल। तो ऑक्सिनटिक और पैराइटल सेल में आपने नीचे एक लाइन लिखी होगी, सिक्रीशन ऑफ व्हाट, किसका सिक्रीशन करेगा बेटा बताओ, एचसीएल के साथ और एक फैक्टर लिखा होगा आपने, कौन बताएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, नो वन, मुझे पता है ना, आप लोग नोटबुक लिखते ही नहीं हो, मतलब नोटबुक में ये कंप्लीट लिखा ही नहीं है आप लोगों ने। देखो बेटा, कुछ भी पॉइंट नहीं है, ये जो कंटेंट मैंने ये स्लाइड में लिखा है, अगर आपने ये नोटबुक में लिखा, कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है आपका लेक्चर करके। साइमल्टेनियसली नोटबुक में ये आपको लिखना ही है, कभी कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट होगा। सो इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने लिख के दिया था वहां पे आपको, तो वो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसकी अगर डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी कॉजेस पर्नीसियस एनीमिया। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, पर्नीसियस एनीमिया, मतलब नॉर्मली आरबीसी जो है वो सर्कुलर होती है बेटा, इस केस में आरबीसी जो है वो हाफ मून शेप हो जाती है, ठीक है, हाफ मून शेप हो जाती है। चलो ये नोट कर लो, पॉइंट सब नोट कर लो, विटामिन का पॉइंट 2 मिनट में इस स्लाइड के लिए देता हूँ, नोट कर लो। ये स्लाइड हो गई तो बताओ बेटा, अगली स्लाइड बताता हूँ मैं, नोट कर लो सब पॉइंट।
अर्बियोफ्लेवोसिस, ये भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है बेटा दिव्या, करेक्ट। B12 की, चलो ये नोट हो गया, डी टेक्स्ट करो। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड, ये लास्ट वाली जो स्लाइड है ये भी नोट कर लो बेटा सब लोग। ओके चलो हो गया, गुड, आगे प्रोसीड। सो अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं बेटा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एक भी पॉइंट आपका बचा नहीं है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो जो भी टेक्स्ट बुक आप देख सकते हो, स्टेट बोर्ड का है, एनसीईआरटी का है, हर एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें फाइनली तो न्यूट्रिशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया बेटा, मतलब न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है बेटा, इसको अपन दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। Some nutrients are major nutrients while some nutrients are minor nutrients. Now what are the major nutrients? Those nutrients which are required in a very large amount, है ना? Major nutrients मतलब कौन से nutrients रहेंगे बेटा? जो large amount में essential है वो major nutrient. फिर minor कौन से रहेंगे बेटा? Those nutrients which are required in a very less amount, वो रहेंगे minor nutrients. तो फिर दोनों में difference क्या है बेटा? जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से, तो उसमें एग्जाम्पल्स है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मतलब लिपिड्स और प्रोटीन, ये तीनों जो है बेटा ये मेजर न्यूट्रिएंट है। तो इसमें लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों मेजर न्यूट्रिएंट जो है इनको कहा जाता है बेटा ये एनर्जी यील्डिंग है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये यूज होंगे। और जो प्रोटीन वाला है ये क्या है, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, मतलब ये बॉडी का मास बनाता है, ठीक है ना। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट। तो माइनर न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आएंगे फिर, कौन कौन होगा माइनर न्यूट्रिएंट में, तो इसमें रहेंगे बेटा सभी डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और विटामिन, ये सब आ जाएंगे माइनर न्यूट्रिएंट्स में। कंसेप्ट क्लियर होगी ये? Yes, sir. ओके चलो एक 5 मिनट में पूरा रिव्यू करते चैप्टर को। तो इसमें पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल ने अपन देखा था बेटा, उसमें माउथ से लेकर वो फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स को अपन ने ड्यूअल ऑर्गन कहा था क्योंकि वो फूड और एयर दोनों का कंडक्शन करता है। फिर आता है बेटा इसोफेगस, फूड पाइप है वो, है ना। ये फेरिंग्स देखो, नेसोफेरिंग्स सिर्फ एयर कंडक्ट करता है, ओरोफेरिंग्स फूड और एयर दोनों का कंडक्शन वो करेगा, ठीक है ना। अभी जो पॉइंट मैंने बताया ये फिर से पहली स्लाइड पे भी था, ओके। उसके बाद फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इसोफेगस के फ्रंट में ट्रकिया भी होता है बेटा, और वो ट्रकिया की ओपनिंग है उसको अपन कहते हैं ग्लॉटिस, है ना। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है बेटा, एपिग्लॉटिस, उसका काम होता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर इसोफेगस पेरिस्टाल्सिस के थ्रू फूड को आगे पास करेगा। फिर होता है बेटा स्टमक, जे शेप में होता है, एवरेजली 4 to 5 आवर्स वो फूड को स्टोर करता है, फूड का डाइजेशन वहां पे होगा। तो स्टमक के 4 पार्ट्स, जहां पे इसोफेगस ओपन होगा बेटा वो कार्डियक,
उसके लेफ्ट साइड में जो डोम शेप है वो फंडस मेन रीजन होता है बॉडी वाला, और लास्ट होता है पाइलोरिक। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलिवम। ड्यूडेनम जो है बेटा वो सी शेप होगा, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में वहां पे सीकम है, और इसी सीकम से अपेंडिक्स आती है। फिर कलॉन है, कलॉन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, असेंडिंग कलॉन, ट्रांसवर्स कलॉन, डिसेंडिंग कलॉन। फाइनली रेक्टम जो टेम्परली अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करेगा, और फिर वहां से वो एनस के थ्रू उस फूड का फाइनली क्या होगा बेटा, इजेशन। ये एलिमेंट्री कैनाल में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद आता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने मेनली डिस्कस की थी, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर। सलाइवरी ग्लैंड्स की टोटल 3 पेयर्स है, फर्दर तीनों टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो चीक्स रीजन में है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो बिलो द टंग है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो बिलो द लोअर जॉ है बेटा, है ना। ये तीनों मिला के सलाइवा सीक्रेट करेंगे। फिर सलाइवा में 2 फ्लूइड होते हैं बेटा, सेरस फ्लूइड, म्यूकस फ्लूइड। सेरस फ्लूइड, म्यूकस फ्लूइड। म्यूकस फ्लूइड क्या करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, क्या करेगा बेटा, वो फूड को लुब्रिकेट करेगा, है ना। और फिर उसके बाद फूड पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड को क्या कहेंगे अपन, एक वर्ड यूज किया था मैंने डाइजेशन में, बी से स्टार्ट होता है, कोई बता सकता है? पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, वेरी गुड, बोलस। ये सलाइवरी सेरस फ्लूइड जो है, इस लेरल फ्लूइड के अंदर 2 एंजाइम्स है बेटा, एक है सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा लाइसोजाइम। फिर सलाइवरी अमाइलेज का अल्टरनेटिव नेम है टाइलिन, जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा बेटा। और फिर है लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है ना। देन पैंक्रियास हमने देखी थी। पैंक्रियास को मैंने कहा था बेटा कि ये एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि वो दोनों टाइप के फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, डायग्रामेटिकली अभी आपको तो दिखाई दे रहा है। फिर वो उसके 2 सेल्स, एक्सोक्राइन सेल को अपन ने कहा था एसिनल सेल, एंडोक्राइन सेल को कहा था बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो एसिनल सेल है, यही एसिनल सेल होती है बेटा जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। और फिर जो एंडोक्राइन सेल, उसके 3 टाइप, अल्फा, बीटा, डेल्टा। ईच सेल सीक्रेट स्पेसिफिक हार्मोन, अगली स्लाइड पे वही हार्मोन से बेटा। अल्फा सेल सीक्रेट हार्मोन ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन, डेल्टा सेल सीक्रेट हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागोन देखो बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहा है, मतलब वो ग्लूकोज के लेवल बढ़ाता है। बीटा सेल क्या करे बेटा, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये दोनों मिला के ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करते हैं। और डेल्टा सेल क्या करेगा, इन दोनों का लेवल कंट्रोल करेगा। डायबिटीज है ना। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, पाइलोट होती है क्योंकि उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। लीवर के अराउंड एक कवरिंग होती है बेटा, उसको अपन कहते हैं ग्लिसस कैप्सूल, है ना। और लीवर का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है हेपेटिक ग्लोब्यूल। और वो जो हेपेटिक ग्लोब्यूल है उसमें लीवर की फंक्शनल सेल्स होती है बेटा, हेपेटोसाइट उसका नाम है। और उसमें फैगोसाइटोसिस करने वाली एक सेल है कफर सेल, जो लीवर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। और फिर ये लीवर के सारे फंक्शंस, बाइल जूस सीक्रेट करना, तो बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद अभी जो कुछ विटामिन अपन ने देखे बेटा, एडीके विटामिन लीवर सिंथेसाइज करेगा। दूसरा, लीवर का और एक फंक्शन होगा, एनिमल्स में रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन, वो स्टोर करना। देन liver act as a hemopoietic organ, blood forming organ in case of early life, and it helps in detoxification of protein. Okay, detoxification of protein मतलब इसी की वजह से क्या होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, उसका फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन। और बाद में फिर अपन ने ये बाइल जूस, और फिर डाइजेशन, जिसको मैकेनिकल और केमिकल कहा था, इस पार्ट में कौन सी एंजाइम के थ्रू कौन सी रिएक्शन होगी, ये पार्ट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होती है बेटा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल के दिन और एक शीट अपन सॉल्व करेंगे, परसों आपकी टेस्ट होगी, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल अपन यहाँ पे रुकते हैं, 5 मिनट के बाद तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर होगा, ठीक है, बाय।